हेलो दोस्तों, राज्यसभा और लोकसभा के बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रपति। आज के इस पूरे वीडियो में हम पूरी तरह से राष्ट्रपति को कवर करने वाले हैं। तो जिस तरह आपने लोकसभा और राज्यसभा के एक एक पॉइंट को अच्छे से आपने समझा था, इसी तरह आज राष्ट्रपति के एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिए। परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और आम जनता के लिए भी बहुत जरूरी है। तो आइए बगैर किसी टाइम वेस्टिंग के हम लोग स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति यानी कि हमारे भारत के प्रेसिडेंट। तो पहला पॉइंट इसका अच्छे से समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। राष्ट्रपति भारत के राज्य यानी कि स्टेट के प्रमुख हैं। मतलब जो हमारा भारत है, भारत एक राज्य के स्टेट के यानी कि स्टेट के प्रमुख हैं, यानी कि सबसे सर्वोच्च पद पर हैं और देश के प्रथम नागरिक माने जाते हैं। माने जाते नहीं, बेसिकली होते ही हैं, देश के प्रथम नागरिक हैं। तो राष्ट्रपति हमारे देश के प्रथम नागरिक हैं। ये भारत की संपूर्ण शासन व्यवस्था का सर्वोच्च संवैधानिक पद है। तो सबसे सर्वोच्च जो संवैधानिक पद है वो भारत के राष्ट्रपति का है। भारत के अंदर जो सबसे सर्वोच्च यानी कि सबसे बड़ा जो संवैधानिक पद है वो हमारे भारत के राष्ट्रपति जी का है। आर्टिकल 52 बेसिकली हमें ये बताता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और इसी के साथ आर्टिकल 53 है वो बताता है कि सारी एग्जीक्यूटिव पावर वो राष्ट्रपति के अंडर में होगी, राष्ट्रपति के हाथ में होगी, राष्ट्रपति के नाम से चलेगी। और जो आर्टिकल 79 है जहां पर संसद का उल्लेख किया गया है कि भारत की एक संसद भी होगी, वहीं पर यह भी बताया गया है कि जो राष्ट्रपति है वो संसद का एक अभिन्न अंग होगा। मतलब वो संसद का ही एक अंग है। जिस तरह संसद दो है, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद बनती है, ऐसे ही राष्ट्रपति उसका एक अभिन्न अंग है। संसद के दो ही सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन अंग तीन है, लोकसभा, राज्यसभा और हमारे भारत के राष्ट्रपति। तो अब इसके चुनाव के बारे में जानते हैं कि चुनाव कैसे कराया जाता है। जो इसका चुनाव होता है बेसिकली वो होता है इलेक्टोरल कॉलेज करता है। मतलब इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है बेसिकली? इलेक्टोरल कॉलेज के अंतर्गत जो हमारे देश के जितने लोकसभा और राज्यसभा के एमपीज हैं और विधानसभाओं के जो एमएलएज हैं उनको मिलाकर कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। लेकिन इसके अंदर जो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत लोकसभा के और राज्यसभा के जो सांसद होते हैं, मैंने मनोनीत सांसद के बारे में राज्यसभा वाली वीडियो में बताया था, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। मनोनीत ऐसे सांसद होते हैं जिनका कोई इलेक्शन नहीं होता, जो साहित्य में, कला में, विज्ञान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे के आए हुए होते हैं, एक बड़ा योगदान देते हैं। राष्ट्रपति उनको मनोनीत करता है कि आप विदाउट किसी इलेक्शन के राज्यसभा के मेंबर हैं। और लोकसभा के जो दो एंग्लो इंडियन मेंबर्स होते हैं वो भी राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो जो ये मनोनीत सांसद होते हैं हमारे, इनका वोट कंसीडर नहीं किया जाता, ये इलेक्टोरल के अंदर नहीं आते। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहीं पे ये लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। इसमें सांसद लोकसभा एवं राज्यसभा के और विधानसभाओं के सदस्य यानी कि एमएलए होते हैं, एमएलसी नहीं होते। जो एमएलसी होते हैं यानी कि जो राज्य की जो परिषद बनाई जाती है, जो किसी किसी राज्य में होती है, उनके जो एमएलसी होते हैं वो इसमें शामिल नहीं होते। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि कौन से सदस्य ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति को वोट नहीं कर सकते। तो राज्यसभा के मनोनीत सांसद और लोकसभा के मनोनीत सांसद और एमएलसी, ये तीन लोग ऐसे होते हैं, ये तीन तरह के सदस्य ऐसे होते हैं जो हमारे राष्ट्रपति जी को चुनाव नहीं कर सकते, वोट नहीं डाल सकते। अब आगे की बात करेंगे कि इसकी योग्यता क्या है। योग्यता के बारे में बात करेंगे। क्वालिफिकेशन, भारत का नागरिक हो तो राष्ट्रपति होने के लिए भारत का नागरिक होना बहुत जरूरी है। ये बेसिकली खाली राष्ट्रपति होने के लिए ही नहीं, बल्कि सांसद होने के लिए भी, विधायक होने के लिए भी जो सबसे पहली योग्यता है, जो सबसे पहली क्वालिफिकेशन है वो है कि भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, जरूरी है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि कल कोई जर्मनी से आए और कह दे मैं भारत के राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ने जा रहा हूं, उसका चुनाव वैध नहीं है। उसका भारत के नागरिकता होना उसके पास, ये शर्त है, ये कंडीशन है। तो भारत का नागरिक हो और उम्र कम से कम 35 साल हो। तो उम्र कितनी होनी चाहिए? कम से कम 35 साल की। लेकिन लोकसभा के सांसद बनने के लिए जो उम्र चाहिए वो चाहिए 25 साल की। लेकिन राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कम से कम 35 ईयर्स 35 साल की होनी अनिवार्य है। और लोकसभा का चुनाव लड़ने योग्य हो, मतलब वो इतनी योग्यता रखता हो कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ सके, इस काबिल वो होना चाहिए।
सरकार के किसी लाभ के पद पर ना हो। मतलब लाभ का पद जो हमारी पॉलिटी की सबसे सर्वोच्च किताब है जिसको माना जाता है डी बसु, उसमें लाभ के पद की जो डेफिनेशन दी गई है मैं उसको समझाता हूँ कि लाभ का पद बेसिकली वो होता है जो सरकार के द्वारा निर्धारित हो, या आप सरकार के लिए काम कर रहे हो, या आपको सरकारी वेतन मिलता हो, या आपको सरकारी सुविधाएं दी जाती हूँ। तो अगर आप इन चारों में से किसी एक पद पर हैं, मान लीजिए कि आप एक IAS अधिकारी हैं, तो आप राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि वो एक लाभ का पद है। तो लाभ का पद वो होता है जो सरकार के द्वारा संचालित कोई पद हो। अगर आप उस पर अपनी सुविधाएं दे रहे हैं तो जब तक आप वहां से इस्तीफा नहीं दे सकते, जब तक आप वहां से इस्तीफा नहीं देंगे तब तक आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के योग्य नहीं। तो लाभ के पद पर ना हो, इसका मतलब बेसिकली यही था। अब जो इसका कार्यकाल होता है, अब उसके बारे में बात करेंगे। कार्यकाल 5 साल का, तो जो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। लेकिन अगर जैसे ही 5 साल का उसका कार्यकाल खत्म होता है तो वो दोबारा भी चुनाव लड़ सकते हैं, तिबारा भी लड़ सकते हैं, चौबारा भी लड़ सकते हैं, मतलब अनलिमिटेड बार वो भारत के राष्ट्रपति रह सकते हैं। तो आपको ये कमेंट में बताना है कि ऐसे भारत के कौन से राष्ट्रपति हुए जो लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति चुने गए। तो यहीं पे वो लिखा हुआ है कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो हमारे जो पहले राष्ट्रपति हैं भारत के, आजाद भारत के सबसे पहले जो राष्ट्रपति हैं वो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, और यही 2 बार लगातार भारत के राष्ट्रपति रहे। अब जो शक्तियां हैं, भाई राष्ट्रपति इतना महत्वपूर्ण, इतना इंपॉर्टेंट पद है तो उससे कुछ शक्तियां भी तो होंगी। तो नंबर 1 जो शक्ति है, लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, या जुडिशियल पावर, या मिलिट्री पावर, या इमरजेंसी पावर। तो अब इन पावरों को डिटेल में चर्चा करेंगे कि हम सबसे पहले बात करेंगे एग्जीक्यूटिव पावर की। एग्जीक्यूटिव पावर मतलब कार्यपालिका शक्ति। ये क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करता है वो जो बहुमत से सरकार बन के आती है लोकसभा में, उसमें से जो प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त किया जाता है वो हमारे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। भारत के राष्ट्रपति ही उसको शपथ दिलाते हैं। मंत्रियों की भी नियुक्ति वही करते हैं। कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं उनकी भी नियुक्ति कौन करता है? हमारे भारत के राष्ट्रपति जी करते हैं। राज्यपाल या CAG या UPSC के चेयरमैन या CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनको भी शपथ कौन दिलाता है? हमारे भारत के राष्ट्रपति जी। और बेसिकली जो इनकी नियुक्ति है वो हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा होती है। चीफ ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जैसी उच्च नियुक्तियां, सेंटर और स्टेट के बीच रिपोर्ट पर कार्रवाई। तो सेंटर और स्टेट के बीच जो कार्रवाई होती है उस पर भी हमारे राष्ट्रपति जी का अधिकार है। और दूसरी जो चीफ ऑफ आर्मी होते हैं उनको भी कौन नियुक्त करता है? हमारे भारत के राष्ट्रपति जी नियुक्त करते हैं। तो ये थी कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स। अब बात करते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स की। लेजिस्लेटिव पावर मतलब विधायी शक्ति। अब ये विधायी शक्ति क्या होती है? संसद का सत्र बुलाना। जैसे संसद के 3 सत्र होते हैं, उन तीनों सत्रों को बुलाने की जो जिम्मेवारी होती है वो किसकी होती है? भारत के राष्ट्रपति जी की। तो संसद का सत्र बुलाना या स्थगित करना, तो संसद का सत्र बुलाना और स्थगित करने की जो पावर है वो किसके अंदर है? भारत के राष्ट्रपति जी के अंदर। लोकसभा बंद करने की भी शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। बिलों पर असहमति या दोबारा विचार के लिए भेज सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति जी किसी बिल पर असहमत होकर उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। लेकिन मैंने पहली वीडियो में बताया था कि अगर कोई बिल मान लीजिए सरकार ने पास किया और वो भारत के राष्ट्रपति जी के पास कानून बनने के लिए गया, भारत के राष्ट्रपति जी को ऐसा लगता है कि ये जो कानून है इस पर पुनः विचार करने की, दोबारा सोच विचार करने की जरूरत है, तो भारत के राष्ट्रपति उसको संसद दोबारा लौटा सकते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, असहमति या दोबारा विचार के लिए भेज सकते हैं। तो मनी बिल सिर्फ राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में पेश हो सकता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मनी बिल किसकी सहमति से और कहाँ पेश होता है। तो मनी बिल राष्ट्रपति जी की सहमति से और लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता। और अध्यादेश जारी करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट शक्ति है। अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश क्या होता है? बेसिकली मान लीजिए सत्र नहीं चल रहा है, इंपॉर्टेंट मीटिंग अगर बुलानी हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, लोगों को बुला सकते हैं। जो लोकसभा के सांसद हैं या हमारे राज्यसभा के सांसद हैं उनको राष्ट्रपति जी एक अध्यादेश जारी करके उनको सत्र लगवा सकते हैं। अब तीसरी बात करते हैं जुडिशियल पावर की। अब जुडिशियल यानी कि न्यायिक कुछ शक्ति होंगी। तो न्यायिक शक्ति में सबसे पहली बात दया याचिका। आप वहां पर दया याचिका दायर कर सकते हैं
राष्ट्रपति मृत्युदंड भी माफ कर सकते हैं। मान लीजिए किसी एक ऐसा कोई इंसान है जिसको फांसी की सजा हो गई, तो कोर्ट की तरफ से ये विचार करने के लिए भारत के राष्ट्रपति के पास आप एक याचिका दायर कर सकते हैं कि जो फला इंसान है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बेगुनाह है, या अगर उसका गुनाह है वो छोटा है, फांसी के लायक नहीं है, तो आप राष्ट्रपति के पास अपनी दया याचिका जारी कर सकते हैं। अगर राष्ट्रपति जी को ऐसा लगता है कि यार छोड़ देना चाहिए, तो मृत्युदंड भी माफ कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट शक्ति है किसके पास? भारत के राष्ट्रपति जी के पास। अब मिलिट्री पावर की बात करते हैं। जो तीनों सेनाएं हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो हमारी भारत की सर्वोच्च सेनाएं हैं, तीनों सेनाएं हैं, इनके जो चीफ ऑफ कमांडर यानी कि सुप्रीम कमांडर इसे बोल सकते हैं, वो हमारे भारत के राष्ट्रपति जी होते हैं। और युद्ध घोषित करना या शांति की घोषणा करना, ये भी पावर किसके हाथ में है? हमारे भारत के राष्ट्रपति जी के हाथ में। अब पांचवी बात करते हैं इमरजेंसी पावर की। तो भारत में 3 प्रकार की इमरजेंसी है, यानी कि 3 प्रकार की आपातकालीन स्थितियां हैं। तो पहली जो स्थिति है वो है राष्ट्रीय आपातकाल, यानी कि नेशनल इमरजेंसी, यानी कि पूरे भारत में इमरजेंसी अगर लगाना हो, जिसका प्रावधान किसमें दिया गया है? आर्टिकल 352 में। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो नेशनल इमरजेंसी का जो प्रावधान है वो किसमें दिया गया है? आर्टिकल 352। तो आर्टिकल 352 में दिया गया है। या राज्य आपातकाल हो, जिसको स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं, कभी कभी राष्ट्रपति का शासन भी बोला जाता है, वो किसमें दिया गया है? आर्टिकल 356। या वित्तीय आपातकाल हो, इसका जो प्रावधान है वित्तीय आपातकाल का, वो 360 में दिया गया है, आर्टिकल 360। तो ये तीनों आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब अगर ये आपातकाल लागू कराने हैं तो इन तीनों में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर आवश्यक होता है। मतलब राष्ट्रपति के साइन के बगैर आप ये तीनों आपातकालीन स्थितियां नहीं लगा सकते। तो राष्ट्रपति की यहाँ पर अनुमति, यानी कि राष्ट्रपति जी की साइन यहाँ पे अनिवार्य होगी। कोई भी बिल राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो इनके पास 3 विकल्प होते हैं। कोई बिल है जिसको संसद ने पारित किया हो, अगर वो राष्ट्रपति के पास भेजा है तो राष्ट्रपति जी के पास अब 3 ही विकल्प हैं। या तो आप राष्ट्रपति जी उसको मंजूरी दे दें, या बिल को दोबारा संसद भेज दे कि भाई आप इस पे विचार कर लो, एक बार और विचार कर लो, या बिल रोक कर रख ले, अपने पास रख ले अनिश्चित काल के लिए। तो ऐसा बिल जिसको भारत के राष्ट्रपति जी अपने पास रख ले अनिश्चित काल के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉकेट वीटो। तो ये कुछ भारत के राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण शक्तियां थी। कई बार एग्जाम में भी इनसे क्वेश्चन बनते हैं और आम लोगों को भी पता होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर मुझसे कोई गलती है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो कैसा लगा आप ये भी कमेंट में हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।